हाँ जी, तो बिल्कुल अपन लॉजिक से एक-एक पॉइंट पे जाएँगे भैया, आपको जो फ़ील लगे वो बोलना, उसके अलावा और कुछ नहीं, है ना? चलिए, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस ब्लॉग में बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। लास्ट क्लास में एक बहुत बेसिक इंट्रो हुआ था, जो देखो ना देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सारा अपन यहीं रिवाइज़ करेंगे। मैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के रिस्पेक्ट में ज़्यादा जानना नहीं चाह रहा कि सॉफ्ट मेटल होते हैं ये। इस साइड अपन एल्कली मेटल लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और मैं पूरे टाइम पैटर्न यही फॉलो करूंगा। इस साइड अपन लिखेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो मैं उन बेसिक प्रॉपर्टीज पे नहीं जा रहा कि ये सॉफ्ट होते हैं, मेलिएबल डक्टाइल होते हैं, लस्चरस होते हैं, NS1 कॉन्फ़िगरेशन होती है, NS2 कॉन्फ़िगरेशन होती है। सीधे थोड़े से बेसिक पॉइंट्स पे आ रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट वील टॉक अबाउट एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है, दोनों के केस में एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, इसमें भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। ठीक है, सेकंड, अगर मैं दोनों के एटॉमिक रेडियस का कंपेयर करूं तो मैंने आपको बताया था सत्यनारायण की कथा, याद रखना है। सत्यनारायण की कथा बोले तो कि मैं अगर एलिमेंट लिखूं लिथियम बेरिलियम, सॉरी, ली ना की रब से, और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो इसमें जो ट्रेंड चलेगा वो कुछ ऐसा चलता है। ठीक है, यानी कि बेरिलियम सबसे छोटा, देन लिथियम, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यहाँ तक की बातें होपफुली क्लियर होंगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस के बेसिस पे बात हो चुकी है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसमें आपके सिलेबस में यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, करम फूटर है तो बॉइलिंग पॉइंट वाला पूछ लेगा। रीजन भी एक्चुअल में एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ इसका ही मेंशन है, किसका, मेल्टिंग पॉइंट का। तो ध्यान से देखिएगा क्या सीन है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे जब आप जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअल में, या फिर किसी का भी मेल्टिंग नेचर जो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स पे। ठीक है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं लिथियम और सीजियम में इंटर एटॉमिक बॉन्ड किस में ज्यादा, एटम्स के बीच में बॉन्ड किस में ज्यादा, तो एटम्स के बीच में बॉन्ड उसमें ज्यादा जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा, लिथियम में ज्यादा। तो लिथियम टू सीजियम मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, लेकिन जब मैं इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर का कंपेयर करूंगा तो इसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है वो कुछ इस प्रकार है। मतलब कैसे आया ये वो समझो, क्योंकि ये वाली चीज आगे काम आएगी भैया। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपन इंक्लूड नहीं करते। तो जो कायदे से ऑर्डर होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए, कायदे से जो ऑर्डर होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए, लेकिन ये वाला ऑर्डर नहीं होता भैया। ऑर्डर होता है कि ये वाला मैग्नीशियम अपनी पोजीशन शिफ्ट कर देता है लास्ट में। बोल देंगे लोग, याद रख लेना, याद रखने जैसी कोई बात नहीं है, बकायदा हर एक चीज का रीजन होता है।
ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब मैग्नीशियम का लैटिस स्ट्रक्चर देखा गया तो वो कुछ इस प्रकार का पाया गया भैया। जब मैग्नीशियम का लैटिस स्ट्रक्चर देखा गया तो उसका लैटिस मतलब क्यूबिकल स्ट्रक्चर था। मैं ऐसे ही रफ डायग्राम बना रहा हूँ। इसे मानिएगा बी, ये वाली साइड हो गई ए, और जो ये वर्टिकल साइड है ये मैंने मान ली सी। ठीक है ना, क्यूब है, क्यूब की ये वाली साइड मैंने मान ली ए, मतलब लैटिस है उसका कुछ क्यूबिकल टाइप का, ये वाली साइड मैंने मान ली बी, और ये जो ऊपर वाली साइड है ये वाली साइड मैंने मान ली सी। तो ये उस लैटिस की जो 3 साइड्स थी एक्चुअल में, उसमें जब स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करा गया तो ये पाया गया कि ए इक्वल टू बी तो था, लेकिन सी जो था वो उनसे बहुत बड़ा था। ठीक है ना, मैग्नीशियम के अंदर क्या देखा गया कि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर है, लेकिन ये वाली साइड जो है वो बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू दीज टू साइड्स के। अब उससे क्या फर्क पड़ा, क्योंकि भैया सी जो थी यानी कि ये वर्टिकल वाली साइड जो थी वो बहुत बड़ी थी। अब इसके ऊपर भी आप एक मैग्नीशियम वाली सेम ऐसी एक लेयर मान लो, फिर उसके ऊपर या उसके नीचे ऐसे ही मैग्नीशियम वाली सेम ऐसी एक लेयर मान लो, तो ये ए बी तो बराबर आ रहा था। तो ये ए बी तो बराबर आ रहा था, लेकिन सी की दिक्कत क्या हो रही थी कि सी की जो लेंथ थी वो बहुत ज्यादा थी एज दैट ऑफ ए एंड बी। अब ये लेंथ ज्यादा होने की वजह से जो सी वाली यानी कि लेयर्स के बीच की लेंथ क्या हो गई, लेयर्स के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गई, बढ़ गई। लेयर्स के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से इनके इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या हो गए, या इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, घट गया। इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने की वजह से मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हो जाता है कम। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ भाई, मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है कम। ये किसी को रिपीट करवाना है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेहिचक पूछ लेना भैया, है ना, कोई इशू नहीं है। सी, चैप्टर बहुत छोटा है, कल खत्म हो ही जाना है चाहे कुछ भी हो। अब चैलेंजिंग बात यह है कि कल अपन दूसरा चालू कर पाते हैं कि नहीं, मतलब नेक्स्ट क्लास में। आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी माने इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको जो एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये आप जानते ही हैं कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है भैया, डिक्रीज। साइज डिक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होने की वजह से आउटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, हार्ड। तो फर्स्ट और सेकंड में जब आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करोगे तो किसकी ज्यादा मिलेगी, सेकंड की। इतनी बात क्लियर है क्या? टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, रेडियस क्या होती है, बढ़ती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन की एनर्जी किसकी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन से लेके सीजियम तक है। सॉरी, बार बार वही लफड़ा पड़ता है। भावनाएं समझने का है ना, ली ना की रब से। ठीक, और सेकंड में बात करोगे तो यही सेम ऑर्डर फॉलो होता है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ये ना जानते हो क्या, आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2, इसका रिजल्ट बता पाओगे क्या कोई मेरे को? आयनाइजेशन एनर्जी 1 किसकी ज्यादा, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी खर्च आपको किस में करनी पड़ेगी, 2 में दैट ऑफ 1 के। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी खर्च किस में करनी पड़ेगी, 1 में कंपेयर टू 2। ये जिसको समझ में नहीं आया पूछो फटाफट। आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करिए 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के बीच में। पूछने में अगर शर्मा रहे हो तो देख लो। कंपेयर करें जैसे सोडियम और मैग्नीशियम के बेसिस पे, तो 1s2 2s2 2p6,
3s2 6 2 सॉरी 3s1। बताइए, पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे ऑब्वियस सी बात है 3s में से निकालोगे, कहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, 1 में कि 2 में? 3s1 में से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि 3s2 में से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? विच इज मोर स्टेबल, 3s1 और 3s2? विच इज मोर स्टेबल, 3s1 और 3s2? हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल के फुल फिल्ड? अरे कौन बताता है ये बातें भैया, हैं अपनी इच्छा से बोल देते हो क्या? P3 ज्यादा स्टेबल होता है भैया कि P6? अरे आधा पेट कभी किसी को पसंद आता है क्या? हाफ फिल्ड स्टेबल होता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल। लेकिन हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड से ज्यादा स्टेबल होगा क्या भैया? डी, सपोज मैं आपसे D5 और D6 में कंपेयर करवाऊं, बिल्कुल सही बात है कि D5 ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू D6 से। हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं अपन इसको। लेकिन D5 और D10 में तो D10 ही ज्यादा स्टेबल होगा भैया, है ना? कृपया कंसेप्ट ठीक करिए अपने जितना जल्दी हो सके। हाँ, क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो सोडियम और मैग्नीशियम में आप आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे थे, 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s2। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो चलो ये बता दो, फर्स्ट और सेकंड में छोटा कौन है? सोडियम और मैग्नीशियम में छोटा कौन है? सोडियम के मैग्नीशियम? लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है? लेफ्ट टू राइट साइज होती है डिक्रीज, साइज डिक्रीज होती है। तो सोडियम जो है वो बड़ा होगा इज दैट ऑफ मैग्नीशियम के, ठीक है? अगर सोडियम बड़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा वो लगेगा ज्यादा। मैग्नीशियम छोटा है, सॉरी, सोडियम बड़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा वो लगेगा कम। मैग्नीशियम छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो होगा ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी एज कंपेयर टू सोडियम के। लेकिन जैसे ही, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 जब मैं कंपेयर करता हूं, मतलब जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी कहाँ देनी पड़ रही है अपने को? मैग्नीशियम के अंदर एज कंपेयर टू सोडियम के। मैग्नीशियम के अंदर मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है एज कंपेयर टू सोडियम के, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज छोटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करूं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो, तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6। जबकि मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि ये एल्कली मेटल की कॉन्फ़िगरेशन आ गई, या नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, जो बोलना चाहो बोल लो। अब इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से मुश्किल? P6 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, तो P6 तो फुलफिल्ड है। या फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, तो ऑब्वियस सी बात है इनर्ट गैस वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा एज दैट ऑफ दी एल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी 2 सोडियम की ज्यादा होगी एज दैट ऑफ मैग्नीशियम के। ठीक है, ये सारे पीरियोडिक टेबल की चीजें हैं, वहां सब बताया हुआ है। अगली बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट एल्कली वाले +1 शो करेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल +2 शो करेंगे। नेक्स्ट बात करूं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर या फिर मेटेलिक कैरेक्टर, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन लूज करने, डाउन द ग्रुप साइज क्या होती है, बढ़ती है। साइज बढ़ती है मींस इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होता है, इजी। इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान, मतलब मेटेलिक नेचर क्या होगा, ज्यादा। तो डाउन द ग्रुप जो है मेटेलिक नेचर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। दिक्कत कोई? नेक्स्ट अपन बात करेंगे डेंसिटी की। तो डेंसिटी किसके बराबर होती है भैया, मास बाय वॉल्यूम के। तो मास बढ़ने से डेंसिटी को मैं रो से डिनोट डेल्टा से डिनोट कर रहा हूं। तो डेंसिटी बढ़ती है जब मास बढ़ता है, डेंसिटी घटती है जब वॉल्यूम बढ़ता है। डाउन द ग्रुप जब अपन जाते हैं भैया, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो मास इंक्रीज होता है ना, इतना तो समझते होगी। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मास इंक्रीज होता है। तो इसमें जो ऑर्डर होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, डाउन द ग्रुप जाएंगे मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, बट ये ऑर्डर होता नहीं। जो ऑर्डर है उसमें जो चेंज आता है वो इन दोनों की पोजीशन में चेंज आता है। पोजीशन में चेंज क्या आता है कि सोडियम की डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू पोटेशियम की डेंसिटी के। सोडियम की डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू पोटेशियम की डेंसिटी के। क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। होता क्या है भैया, सोडियम का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। लेकिन जब आप पोटेशियम का कॉन्फ़िगर, भैया देखो सोडियम है थर्ड पीरियड का एलिमेंट, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसकी तीनों शेल ने पार्टिसिपेट करा, तीनों शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब मैं जाऊं पोटेशियम पे, ठीक है, तो पोटेशियम का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 4s1, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कुछ इस प्रकार का आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसकी तीनों शेल ने पार्टिसिपेट करा। पोटेशियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, इसकी फर्स्ट शेल ने पार्टिसिपेट करा, सेकंड ने भी पार्टिसिपेट करा, लेकिन थर्ड में 3d0 ने पार्टिसिपेट नहीं करा, फिर डायरेक्ट फोर्थ ने पार्टिसिपेट कर लिया और फिर फोर्थ की रेस्ट खाली छूट गई। समझो, फर्स्ट में 1s आता है, 2 में 2s 2p आता है, 3 में 3s 3p 3d आता है, 4 में 4s 4p 4d और 4f आता है। इतनी बात समझ में आई? फोर्थ में 4s 4p 4d और 4f आता है। तो जब आप सोडियम की बात करोगे तो 1s ने पार्टिसिपेट करा, 2s 2p ने पार्टिसिपेट करा, 3s ने पार्टिसिपेट करा। बिल्कुल थर्ड पीरियड का एलिमेंट था, 3 पार्टिसिपेट करने चाहिए थे, इसका p खाली है और इसका d भी खाली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं कंपेयर करूंगा किसको, पोटेशियम को, तो पोटेशियम में जब आप देखोगे तो 1s भरा है, 2s भरा है, 2p भरा है, 3s भरा है, 3p भरा है, लेकिन इसका 3d खाली है। इसका 4s थोड़ा बहुत भरा है, इसका 4p खाली, 4d खाली, 4f खाली। खाली किस में ज्यादा दिख रहा है तुम्हें, सोडियम में कि पोटेशियम में? खाली किस में ज्यादा दिख रहा है आप लोगों को? ऑब्वियस सी बात है पोटेशियम में। अब अगर मैं आपसे बात करूं 3d
3D में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कि 3s में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा? न्यूक्लियस के पास कौन होगा, 3D के 3s? अरे एस पास में होता है न्यूक्लियस के, डी ऑब्वियस सी बात है, एस पास में होता है। तो भैया इसका कौन है, थर्ड में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका एस, और इसके बाकी तीन वाले खाली हैं। इसका कौन खाली है, 3D, 3D खाली है। तो इसका 3D खाली है, इसका 4P खाली है, 4D खाली है, 4F खाली है। वॉल्यूम कौन ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, तो वॉल्यूम वो ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा जो ज्यादा बड़ा होगा, जिसके शेल्स ज्यादा खाली होंगे। पोटेशियम के कंपेयर में आप देख सकते हो कि जब आप सोडियम से पोटेशियम में जाते हो, नो डाउट के मास बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम से पोटेशियम में जाते हो तो मास बढ़ता है, लेकिन मास के कंपेयर में वॉल्यूम बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। ये समझ पा रहे हो क्या बोल रहा था मैं? सोडियम से जब पोटेशियम जाते हो तो मास बढ़ता है, बिल्कुल ठीक, लेकिन जब आप सोडियम से पोटेशियम की वॉल्यूम का कंपेयर करते हो तो सोडियम में तो बस यार 3P और 3D खाली था, लेकिन जब मैं पोटेशियम पे गया तो उसमें तो थर्ड का भी D खाली है, फोर्थ के भी तीनों खाली है। वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। वॉल्यूम में इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से, किसमें, पोटेशियम में वॉल्यूम में इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से उसकी डेंसिटी सोडियम के कंपेयर में कम हो जाती है। वापस बताना हो तो बात कर। हाँ, वापस बताएं, वापस बताएं। कोई है जिसको समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, पोटेशियम में नंबर ऑफ शेल्स बहुत ज्यादा खाली थे, खाली होने की वजह से उसके अंदर वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट हुआ, खाली वाले बस वॉल्यूम बढ़े जा रहा है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उनमें, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो मास तो उतना बढ़ ही नहीं रहा जिस हिसाब से वॉल्यूम बढ़े जा रहा है। खाली खाली बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, खाली खाली बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी घट। ठीक बात है। एक आती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, 12th वालों के लिए है, 11th वालों के लिए 11th पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपटीशन 11 12th नहीं देखता, वो तो सीधे पूरा पूछेगा। तो क्योंकि इसका जो है सारा तामझाम वो 12th में काम आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 3 कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, यूजुअली अपने 3 कैटेगरीज देखते हैं, क्या कि साइज छोटी होनी चाहिए, दूसरा चार्ज डेंसिटी हाई होनी चाहिए, और तीसरा वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ये तीनों का मिला जुला रोल है, ये नहीं कि तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, कोई भी चीज के कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये 3 फैक्टर अपने अपने इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो साइज छोटी होनी चाहिए, साइज छोटी होगी तो चार्ज डेंसिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, और वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की बात करूं, तो फर्स्ट वाले की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो होती है वो सेकंड वाले से ज्यादा होती है, क्योंकि फर्स्ट वाले की साइज होती है छोटी, साइज छोटी तो वेकेंट ऑर्बिटल होता है ज्यादा, ठीक है, एज कंपेयर टू सेकंड वाले की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये इसकी जो एप्लीकेशन के सवाल है वो आपके आएंगे पूरे कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। हाँ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भैया, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है ना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा हो जाएगी। पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम फर्स्ट ग्रुप के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी रखते हैं, क्यों, कारण दो, एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना आसान होता है,
इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना आसान होता है। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना आसान होता है तो जैसे ही आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रॉन फटाक से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन आसानी से शो करवा सकते हैं, इतना होपफुली अपन जानते होंगे। ठीक है, तो अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शो करने की टेंडेंसी की बात करूं तो वो भी 1 की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 2 के, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना होता है आसान। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, तो उनको एक्साइट करवाने में आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। तो अगर मैं पूछूं पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के आरबीसीएस में से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैक्सिमम कौन शो करेगा, तो अपन जानते हैं सीजियम। क्यों? साइज सबसे बड़ी है, साइज सबसे बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली हेल्ड यहाँ पे होंगे। हल्का सा अमाउंट ऑफ एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन फुदक के जाता है एक्साइटेड स्टेट में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कैसी भी, कुछ भी तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फ्लेम टेस्ट की। कलर ध्यान रखने हैं भैया, ठीक है, लड़कों खास तुम्हारे लिए, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी तुम्हें इसमें ज्यादा। ठीक है, तो फ्लेम टेस्ट के बारे में बात करें अपन तो देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसमें होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस में एक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या बोल रहा हूँ, वैलेंस में होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर वैलेंस में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। एक्साइट करवाना किसे आसान भैया? एक को एक्साइट करवाना आसान के 2 को एक्साइट करवाना आसान? ऑब्वियस सी बात है, एक को एक्साइट करवाना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होता है कंपेयर टू 2 के। सिंस इसके वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप हल्का सा अमाउंट ऑफ एनर्जी दो, इसके इलेक्ट्रॉन फटाक से एक्साइट हो जाते हैं। इस वजह से फर्स्ट ग्रुप वाले सारे कलर शो करते हैं। सीजियम शो करता है ब्लू, लिथियम शो करता है क्रिम्सन रेड, सोडियम शो करता है गोल्डन येलो, पोटेशियम शो करता है वायलेट, रुबिडियम शो करता है रेड वायलेट। ठीक है, लेकिन जब मैं सेकंड ग्रुप के कंपेयर में बात करूं तो सेकंड ग्रुप में बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाग, ब्राजील। तो जब आप सेकंड ग्रुप में जाते हो तो सेकंड ग्रुप में वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बेरिलियम की साइज होती है छोटी, साइज छोटी होने की वजह से जेड इफेक्टिव होता है ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से आउटर मोस्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये पकड़ के रखता है टाइट, टाइट पकड़ के रखने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होते। क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होते तो ये भी और ये भी कोई कलर शो नहीं करते। ठीक है, बाकी कैल्शियम का कलर होता है ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम का कलर होता है डार्क रेड, बेरियम का कलर होता है एप्पल ग्रीन। डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई भी कैसा भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े, चलो क्या था, खत्म हो चुकी है फिजिकल प्रॉपर्टीज, नाउ वील मूव ऑन टू केमिकल। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बात करोगे तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की जब केमिकल प्रॉपर्टी कंपेयर करेंगे तो इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे भैया रिएक्टिविटी, इसकी सबसे पहले बात करेंगे रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी के बेसिस पे फर्स्ट और सेकंड में बताइए रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, इसके अंदर एक, इसके अंदर वैलेंस में 2,
कौन दूसरे से रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा? तो दूसरे से रिएक्ट वो आसानी से करेगा जो आयनाइज दूसरे से आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना भाई। सामने वाला से रिएक्ट करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी जिसका आयनाइजेशन आसान होगा। ऑब्वियस सी बात है, माइनस की साइड पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है, किसी नेगेटिव की साइड पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है। तो आप सपोज किसी नेगेटिव आयन से रिएक्शन करवाना चाह रहे हो, तो आपका एलिमेंट जितनी जल्दी और जितनी आसानी से पॉजिटिव की साइड पहुंच जाएगा, वो नेगेटिव की साइड उतनी तेजी से भागेगा। आपका एलिमेंट जितनी आसानी से अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन कर पाएगा, वो नेगेटिव की साइड उतनी जल्दी और उतनी आसानी से भागेगा। इनडायरेक्टली मैं ये पूछना चाह रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में आयनाइजेशन किसका आसान होता है? किसको आसानी से आयनाइज करवा सकते हो? तो जब अपन फर्स्ट की बात करें, तो फर्स्ट को आयनाइज करवाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे? एक, ठीक है ना। लेकिन सेकंड को आयनाइज करवाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे? वैलेंस के इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो ही आयनाइज होगा। सेकंड को आयनाइज करने के लिए आपको M+1 इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, M+2 इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो पहले वाले को आयनाइज करवाना आसान है इज दैट ऑफ सेकंड के, तो पहला वाला नेगेटिव की साइड ज्यादा जल्दी भागेगा इज दैट ऑफ सेकंड के, तो पहले वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इज दैट ऑफ सेकंड। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? तो अब भैया चीजें थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, है ना। टाइम वैसे ओवर होने वाला है, तो रीज्वाइन करिएगा थोड़ा सा जल्दी। बाकी फिर भी जितना बोल सकते हैं बोल रहे हैं। रिएक्शन विद एयर, इससे 2-3 कंक्लूसिव पॉइंट आएंगे। ध्यान रखना, इससे 3 कैटेगरी की चीजें एक साथ सॉल्व होती हैं। एक तो रिएक्शन विद एयर तो सॉल्व ही हो रहा है, एक ऑक्साइड कौन सा एलिमेंट कौन सा बनाता है वो भी आप यहां से पता लगा सकते हो, और तीसरा नाइट्राइड। तो ये 3 एप्लीकेशन के सवाल सिर्फ और सिर्फ इसी से हो जाते, ठीक है। तो जो कहानी बता रहा हूं वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। चलिए, तो रिएक्शन विद एयर के अंदर अपन देखते हैं, मैंने वही 2 कॉलम बांटे हैं, इधर वाले एल्कली, दूसरे वाले एल्कलाइन अर्थ। तो एयर के अंदर यूजुअली 2 गैसेस अपन मान के चलते हैं, 2 गैसेस प्रेजेंट होती है, N2 और O2, ठीक है। तो N2 और O2, तो देखो N2 नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में होता है बॉन्ड, कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड। तो जब आप N2 के बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये कन्वर्ट होगा N में, और उस N को जब आप फर्दर इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये कन्वर्ट होगा N-3 में। मैं कुछ नहीं, जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कर सकता हूँ उतने इंसर्ट करवा रहा हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा। जैसे जैसे आप, ये एक पूरा प्रोसीजर होता है बेसिकली। पहले मैं बॉन्ड तोड़ूंगा, बॉन्ड तोड़ने के बाद वो एटम में बदलेगा, नेसेंट एटम में बदलेगा, नेसेंट एटम में फिर मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन नेचर में N2 की फॉर्म में पाया जाता है, तो पहले आपने उसको तोड़ा, तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। आपको 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद आपने फिर एनर्जी देनी पड़ेगी कि उसके आउटर मोस्ट में आप 3 इलेक्ट्रॉन डाल सको, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है। सिमिलरली ऑक्सीजन के साथ भी यही होता है भैया। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक और इलेक्ट्रॉन दिया, उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ O-2 में, ठीक है। अब ये आपको ध्यान नहीं रखना, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो कहानी सुनिएगा बस ध्यान से। बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ये प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ये प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन डालने के लिए उसके वैलेंस में भी आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, ये भी प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। तो इसमें जो कुल मिला के एनर्जी होती है वो होती है रिक्वायर्ड एनर्जी। एंडोथर्मिक मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी, ठीक है ना। O2 से O2 माइनस जाना ये होता है एक्सोथर्मिक। बाकी सारे प्रोसीजर होते हैं एंडोथर्मिक, ये भी होता है एंडोथर्मिक, ये भी होता है एंडोथर्मिक।
तो इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो इसमें भी ओवरऑल जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वही डोमिनेटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो O2 से O-2 जाने में भी आपको ओवरऑल रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा चाहिए, N2 से N-3 नाइट्राइड जाने में भी आपको रिक्वायर्ड एनर्जी ओवरऑल ज्यादा चाहिए। अब इस रिक्वायर्ड एनर्जी को कंपनसेट कौन करता है भैया? इस रिक्वायर्ड एनर्जी को कंपनसेट करता है, हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं, वहीं से कंटिन्यू सब। जैसा कि मैंने बोला, आप रिएक्शन विद एयर पढ़ रहे हैं। अब रिएक्शन विद एयर में अपन देखते हैं मेनली N2 और O2। तो मैं दोनों का कैटायनिक फॉर्म ले रहा हूँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ सकता है मैक्सिमम -3, तो N2 से N-3 जाने की जर्नी कुछ इस प्रकार होती है, जबकि O2 से O2 जाने की जर्नी कुछ इस तरीके की होती है। ठीक, तो जैसा कि अपन ने बोला कि यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ मैं ना, क्योंकि सारा आप देख ही चुके हैं। यहाँ पे भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इसके अंदर भी ओवरऑल रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा होती है। ये एक्सो होता है, बाकी सारे दोनों एंडो होते हैं, तो इसके अंदर भी ओवरऑल रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। ये रिक्वायर्ड एनर्जी जो होगी भैया, ये रिक्वायर्ड एनर्जी जो होगी ये कंपनसेट होती है किससे? ये कंपनसेट होती है किससे? लेटिस एनर्जी से। ये रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है वो कंपनसेट होती है किससे? लेटिस एनर्जी से। लेटिस एनर्जी के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। लेटिस एनर्जी के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि उसके अंदर बॉन्ड जुड़ते हैं। लेटिस एनर्जी के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्योंकि उसके अंदर बॉन्ड जुड़ते हैं। बात समझिएगा क्या चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो चल रहा है ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी टेंशन मत ले। तो जैसे सपोज मुझे मेटल ऑक्साइड बनाना है, तो मैं मेटल ऑक्साइड कैसे बनाऊंगा? मेटल सॉलिड होगा, बॉन्ड नेबर साइकिल याद करो, थर्मोकेमिस्ट्री में भी आप ये सारी बातें देख चुके हो। ये बन गया मेटल ऑक्साइड, लेकिन ये MS से M2O पहुंचने में मेरे को कुछ साइकिल के थ्रू गुजरना पड़ेगा। पहले मेरे को मेटल गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी सब्लिमेशन। अगर थर्मोकेमिस्ट्री ठीक ढंग से पढ़ा है तो ये समझ जाओगे। प्लस इसको आयनाइज फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो साथ में जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो एनर्जी देनी पड़ेगी आयनाइजेशन। ठीक है, ऑक्सीजन के बेसिस पे बात करूंगा तो यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो आपको इसके बीच के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2, प्लस आपको इसमें 2 बार इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EA1 प्लस EA2। ये दोनों आपस में कंबाइन करके ये लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी वो होगी लैटिस एनर्जी। काम होगा कुछ इस तरीके से। मैं इसकी बात कर रहा था कि रिक्वायर्ड एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए इन दोनों के केस में आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये सब काम तामझाम आपको करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड एनर्जी, इनको कंपनसेट करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? लेटिस एनर्जी की। और जो लेटिस एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज के, केमिकल बॉन्डिंग। लेटिस एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज के। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो लेटिस एनर्जी का अगर आप ऑर्डर लिखोगे तो लेटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? Li, ली ना की रब से, ठीक है ना। लेटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? ली ना की रब से। तो भैया थोड़ी देर पहले आपने है ना एक ऑक्सीजन का ट्रेंड लिखा था, या मैंने बोला था कि O2 से O2- जाने की जर्नी,
ठीक है, O2 से O-2 जाने की जर्नी। अगर आपको यहां से यहां तक की पूरी जर्नी कंप्लीट करनी है, अगर आपको यहां से यहां तक की पूरी जर्नी कंप्लीट करनी है, तो इतनी रिक्वायर्ड एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए आपको लेटेस्ट एनर्जी भी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इतनी एनर्जी, यानी कि इतनी लेटेस्ट एनर्जी देने की औकात किसकी है इन सब में से, इतनी लेटेस्ट एनर्जी देने की औकात किसकी है इन सब में से, तो अपन बोलेंगे लिथियम। इतनी समझ में आती है? तो लिथियम की लेटेस्ट एनर्जी होती है सबसे ज्यादा, तो लिथियम की ही औकात है कि वो लिथियम O2 को O-2 में बदल दे। इतनी बात समझ में आती है क्या भैया? इतनी बात समझ में आती है? ये वापस रिपीट करूं क्या? मैंने बोला था इससे 3 चीजें एक साथ निकलती हैं। ठीक है, लिथियम की साइज सबसे छोटी है, उसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो उसी की औकात है कि वो O से O-2 और N2 से N-3 चल जाए। उसी की औकात है कि वो O2 से O-2 और N2 से N-3 चल जाए। इतनी बात क्लियर है? इसलिए बोला जाता है कि जब आप लिथियम को एयर से रिएक्ट करवाते हो तो ही एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बनाता है। यही एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बनाता है। सोडियम एयर के साथ रिएक्ट करके Na2O2 यानी कि पर ऑक्साइड बनाता है। फील दिलाएंगे? बाकी तीनों तो और बड़े वाले निकम्मे हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनकी साइज तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम, तो ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। कैसे आया सर ये? देखो, याद करो वो साइकिल जो 2 सेकंड पहले बनाई है। O2 O2 माइनस O2 माइनस 2 O-2। ठीक है, यहां से यहां तक कौन पहुंचा पाता है? सिर्फ भैया लिथियम। मैं अगर पूछूं उससे बड़े वाला कहां तक पहुंचा पाएगा, उससे बड़े वाला कहां तक पहुंचा पाएगा? यहां तक। अगर मैं पूछूं उससे बड़े वाले कहां तक पहुंचा पाएंगे? यहां तक। समझ में आई क्या बात? लिथियम क्या बनाता है? लिथियम क्या बनाता? लिथियम क्या बनाता है भैया? O-2। सोडियम क्या बनाता है? पर ऑक्साइड। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड। समझ में आया? लिथियम बनाता है ऑक्साइड, सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। लेटेस्ट एनर्जी है इनकी सबसे कम, इनकी लेटेस्ट एनर्जी है यहीं तक की, और इसकी लेटेस्ट एनर्जी है यहीं तक की। वापस बताने का है, वापस बताने का है क्या ये? हाँ भाई, देखो 2 चीजें होती हैं, या तो पढ़ाई की मोह माया से अपन उठ चुके हैं, अगर तुम मतलब उस दिमाग से नहीं बैठते कि हाँ कुछ समझने का है तो बोलो। नहीं दिशा ठीक है, आपका ठीक। भाई मैं लेवल नीचे कर देता हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा उसमें, है ना? अगर आप लोगों को ये चाहिए कि सिंपल चीजें पढ़ा दो तो वो बता दो, इतनी डिटेल में नहीं जाऊं। दूसरों की तरह डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा देता हूँ। लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, ये तीनों सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, बात खत्म। मेरा 2 सेकंड में काम हो जाएगा। तो मैं पूछ रहा हूं, इतना झेल पा रहे हो क्या? अगर है, समझ में आ रहा है तो बता दो, नहीं आ रहा तो वो भी बता दो। टू द पॉइंट बातें भी मैं लिखवा सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मेरा ही जल्दी हो जाएगा काम।
सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट की बात करें, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो जब आप मेटल की रिएक्शन एयर से करवाते हो तो वो मेटल ऑक्साइड प्लस M3N2 बनाता है। अब देखो, अब टू द पॉइंट बात बस इतनी याद रखने की थी। जब आप फर्स्ट ग्रुप में बात करोगे तो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम ही एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्राइड और ऑक्साइड साथ में बना देगा, जो नाइट्राइड और ऑक्साइड साथ में बना देगा, एक लौता ऐसा एलिमेंट जो नाइट्राइड और ऑक्साइड साथ में बना देगा। बाकी सारे या तो परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, बाकी सारे या तो परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जो अपन ने देखा कि सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लेकिन सेकेंड ग्रुप में इतना कुछ नहीं है। सेकेंड ग्रुप में आप कोई भी एलिमेंट ले लो, उसकी रिएक्शन आप एयर से करवा दो, वो मेटल ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बना देगा। ऐसा क्यों हो गया सर? बिल्कुल सीधा सीधा रीजन है, क्योंकि मेटल की रिएक्शन जब आप एयर से करवाओगे तो वो मेटल ऑक्साइड प्लस M3N2 बनाएगा। यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, वो आएगी +2 भैया। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +2 बोले तो साइज छोटा, साइज छोटा बोले तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, साइज छोटा, माने लेटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। इसकी +2 वाले एलिमेंट की जो लेटिस एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। +2 वाले एलिमेंट की जो लेटिस एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और ये जो इतनी ज्यादा लेटिस एनर्जी है ये मोर देन सफिशिएंट होती है कि ये कोई सा भी एलिमेंट हो वो एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड और नाइट्राइड बना ले। ठीक है ना? बताया था लेटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और M+2 वालों की साइज होती है छोटी। साइज छोटी होने की वजह से उन सबकी लेटिस एनर्जी होती है ज्यादा, और लेटिस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इन सबकी औकात है कि वो O2 से 2O-2 की जर्नी कंप्लीट कर लें, वो N2 से N-3 की जर्नी कंप्लीट कर दें। ठीक बात। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात बस इतनी सी है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ये रूम टेम्परेचर पे ऑक्साइड और नाइट्राइड नहीं बना सकते। क्या बोला मैं? रूम टेम्परेचर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते भैया? क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम की साइज होती है छोटी। साइज छोटी होने की वजह से इनका जेड इफेक्टिव होता है ज्यादा। जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मुश्किल। ठीक है? एक्साइटेशन मुश्किल हो जाने की वजह से M+2 अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आपको बेरिलियम और मैग्नीशियम को एयर से रिएक्ट करवाने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, ताकि आप M+2 में ऑब्टेन कर पाओ। एक बार बेरिलियम और मैग्नीशियम को आपने M+2 में पहुंचा दिया तो फिर ये आसानी से ऑक्साइड और नाइट्राइड बना लेते हैं। ठीक बात। साइज छोटी होने मतलब ऐसा नहीं है, इसका भी अगर आप डेल्टा जी देखोगे तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी भी हाईली नेगेटिव आता है, मतलब रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, रूम टेम्परेचर पे आपको हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हल्की सी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके आप बेरिलियम और मैग्नीशियम की रिएक्शन एयर के साथ करवा पाओगे। इतनी बात क्लियर भैया? ठीक है। तीन चीजें एक साथ सॉल्व हुई हैं, ऑक्साइड की रिएक्शन सॉल्व हुई है, नाइट्राइड की रिएक्शन एक साथ सॉल्व हुई है, और एयर की रिएक्शन एक साथ सॉल्व हुई है। अब आपको वहां पे टुकड़ों में लिखा हुआ मिल जाएगा मेरे नोट्स में। जैसे मैं बोलूं रिएक्शन विद नाइट्राइड, तो उसमें फर्स्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, यानी कि Li3n। बाकी नहीं बनाते, रीजन अपन देख चुके हैं। सेकंड में आपको मिलेगा कि सारे एलिमेंट उसमें नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बना लेते हैं। रीजन आपको पता है, जेड इफेक्टिव साइज छोटी होती है, साइज छोटी होने की वजह से लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाती है। आपको रिएक्शन विद ऑक्सीजन में मिलेगा ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। उसमें आपको दिख जाएगा कि लिथियम जो है ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड बनाता है।
तो मुझे बताओ यार कि रुबीडियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, रुबीडियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड कौन बनाते हैं? जो सबसे ज्यादा निकम्मे थे, KrBCS, ये सारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड कौन बनाते हैं? जो सबसे ज्यादा निकम्मे थे, यानी कि जिनकी साइज सबसे ज्यादा बड़ी थी। लेकिन अगर मैं M+2 की बात करूं तो अभी अपन ने देखा कि इनकी साइज तो छोटी होती है। इनकी साइज छोटी होने की वजह से देखिए क्या चेंज आता है कि जब आप बात करते हो सेकंड ग्रुप वालों की, तो ध्यान रखिएगा सेकंड ग्रुप में बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, बाकी सारे पर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड कोई बना ही नहीं पाता, क्योंकि इतना नकता कोई है ही नहीं, इतनी बड़ी साइज किसी की है ही नहीं कि वो सुपर ऑक्साइड बनाने जाए। मतलब उनकी लेटेस्ट एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि आप पर ऑक्साइड तक बना सकते हो, सुपर ऑक्साइड तक जाने की नौबत नहीं आती। उनकी लेटेस्ट एनर्जी इतनी ताकतवर होती है कि वो पर ऑक्साइड तक हर एलिमेंट अपने आप को आसानी से कंपनसेट करवा पाए। हाँ जी, वापस बताऊं? फिर मैं बोल रहा हूँ ये 3 पार्ट कवर कर चुका है। अगर वापस पूछना हो तो पूछ लो, शर्माने की बात नहीं है। ठीक है कशिश, देख बेटा, ये साइकिल तुझे समझ में आई? ये जो मैं बनाता हूँ, O2 से O2 माइनस O2 माइनस 2 2O माइनस 2, ये समझ में आया? ऑडियो ऑन करके भी तू हाना में जवाब दे सकता है, जरूरी नहीं है बार बार कमेंट करे, है ना? वहां से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा मामला। अब इसके अंदर रिक्वायर्ड एनर्जी ओवरऑल ज्यादा होती है ना, ये अपन बात कर चुके हैं। और इस रिक्वायर्ड एनर्जी को कंपनसेट कौन करता है भैया? लेटेस्ट एनर्जी। तो इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए मेरे को लेटेस्ट एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, ठीक है? और लेटेस्ट एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, जिसका साइज छोटा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा। इतनी बात क्लियर? तो जब मैं बात करूं कि O2 से O-2 जाएगा, तो इनमें से बता सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी किसकी है? तो सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी सर उसकी है जिसकी साइज सबसे छोटी है। सबसे छोटी साइज किसकी है? लिथियम की। ठीक बात। तो लिथियम एक लौता ऐसा एलिमेंट है, लिथियम एक लौता ऐसा एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप में जो O2 को O-2 तक पहुंचाने की ताकत रखता है। यहां तक कोई दिक्कत? तो इसलिए अपन बोलते हैं कि लिथियम क्या बना देता है भैया? ऑक्साइड। सोडियम साइज में बड़ा है, साइज में बड़ा है तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी लिथियम के कंपेयर में कम होगी, तो वो इससे थोड़ा सा पहले थक जाएगा। और वो सिर्फ कहां तक आपको पहुंचा पाएगा? O2-2 तक। यानी कि सोडियम क्या बनाएगा? पर ऑक्साइड। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम साइज में और बड़े हैं, और बड़े हैं तो उनकी लेटेस्ट एनर्जी और कम होगी, लेटेस्ट एनर्जी और कम होगी, तो सिर्फ तू कहां तक पहुंच पाएगा? यहां तक। तो ये क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड। ये बात क्लियर है कशिश? बेटा, एयर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है, तो नाइट्रोजन की क्या देखेगा? N2 से जाते हैं N से जाते हैं N3-। तो अब मैं तुझसे, इसमें भी रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है, इसमें रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है, तो लेटेस्ट एनर्जी भी ज्यादा ही लगेगी। लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो मुझे बता लिथियम से सीजियम तक N2 से N3- में किसकी लेटेस्ट एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो उसे कंपनसेट कर दे? तो अपन बोलेंगे किसकी ज्यादा है? लिथियम की, है ना? भाई जैसे O2 से O-2 लिथियम ही पहुंचा सकता है, ऐसे N2 से N3- भी लिथियम ही पहुंचा सकता है। यह तक, यहां तक बात क्लियर है? तो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम एक लौता ऐसा एलिमेंट है, क्या बोला मैं? सुन, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम एक लौता ऐसा एलिमेंट है
जो एयर के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड और ऑक्साइड दोनों देगा। यहां तक बात क्लियर? वो देख N2 को N3 माइनस तक पहुंचा रहा है और वो O2 को O-2 तक पहुंचा रहा है। ये एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो दोनों दे देगा। क्यों दे देगा दोनों भैया? क्योंकि सर इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा थी। इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा क्यों थी भैया? क्योंकि सर इसकी साइज कम थी। ये बात है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं दर्शनी, आप फोन कर लीजिएगा अगर कोई डाउट हो तो, है ना। अब बताओ M+2 की साइज M+ के कंपेयर में कम होगी कि ज्यादा होगी कशिश? M+ के कंपेयर में M+2 की साइज कम होगी कि ज्यादा होगी? बिल्कुल है ना बेटा। M+2 में प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन कम है, तो साइज इसकी होगी कम। साइज कम होगी तो लेटिस एनर्जी क्या होगी कशिश? अब साइज कम है बेटा तो लेटिस एनर्जी होगी ज्यादा। अब इसकी लेटिस एनर्जी यानी कि सेकंड वाले की लेटिस एनर्जी ज्यादा होती है एज दैट ऑफ फर्स्ट के। सेकंड वाले की लेटिस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से सेकंड वाले ग्रुप का हर एलिमेंट की औकात होती है कि वो O2 को O-2 में बदल दे और वो हर N2 को N-3 में बदल दे। इतनी बात क्लियर है? तो इसलिए सेकंड ग्रुप का हर एलिमेंट नाइट्राइड भी दे सकता है और ऑक्साइड भी दे सकता है। सही? अब आगे बात करते हैं बेटा। तो नाइट्राइड की रिएक्शन हो गई, एयर के साथ रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन के साथ में मैं तेरे को बता ही चुका हूं कि लिथियम की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होती है। लिथियम की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होने की वजह से लिथियम क्या बनाता है? ऑक्साइड। सोडियम की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है इसलिए वो क्या बनाता है? परऑक्साइड। बाकी तीन तो और भी ज्यादा नकटे होते हैं और भी ज्यादा बड़ी साइज के होते हैं, तो वो क्या बना देते हैं? सुपर ऑक्साइड। इतनी बात क्लियर है? अब मैं तुझसे पूछूं यार, ये O2 से O-2 लिथियम ही क्यों जा पाया? तो तू बोलेगा सर बार बार एक ही सवाल का एक ही जवाब है, क्योंकि उसका साइज छोटा था, उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा थी। तो भैया सेकंड ग्रुप वालों की, सेकंड ग्रुप, मैं ये ड्राइंग क्लियर कर रहा हूं है ना, या ले थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट क्लियर कर रहा हूं मैं। तो सेकंड ग्रुप वालों की लेटेस्ट एनर्जी भी क्या है भैया? सेकंड ग्रुप वालों के ऊपर तो चार्ज +2 है ना। सेकंड ग्रुप वालों के ऊपर तो चार्ज +2 है। चार्ज +2 है तो उनकी साइज छोटी है। उनकी साइज छोटी है तो उनकी लेटिस एनर्जी ज्यादा है। तो उनकी सॉरी, उनकी लेटिस एनर्जी ज्यादा है सेकंड ग्रुप वालों की। तो क्योंकि सेकंड ग्रुप वालों की लेटिस एनर्जी ज्यादा है कशिश, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम है साइज में सबसे छोटे। साइज में सबसे छोटे होने की वजह से इनकी लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होने की वजह से इन दोनों की औकात होती है कि वो O2 को O-2 तक पहुंचा दें। उसके बाद आऊं मैं CaSr और Ba पे। तो फर्स्ट ग्रुप वालों के कंपेयर में तो इनकी भी साइज कमी है। अरे फर्स्ट ग्रुप वालों के कंपेयर में तो इनकी भी साइज कमी है। तो इनकी साइज उतनी कम होती है, या फिर इनडायरेक्टली बोलूं कि इनकी लेटिस एनर्जी उतनी सफिशिएंट होती है कि ये सारे कहां तक पहुंच सकते हैं? ये सारे पहुंच सकते हैं परऑक्साइड तक। सुपर ऑक्साइड देख, सबसे सबसे घटिया कौन होते हैं? सुपर ऑक्साइड। सबसे घटिया कौन होते हैं? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड तक वो जाता है जिसका कहीं कुछ नहीं होता।
सुपर ऑक्साइड तक वो जाता है जिनका कहीं कुछ नहीं होता। कहीं कुछ नहीं होता मतलब जिनकी लैटिस एनर्जी होती है सबसे कम। लैटिस एनर्जी सबसे कम किनकी होती है? जिनकी साइज होती है सबसे बड़ी। तो आप यहाँ पे बहस कर सकते हो कि सर सीए, एसआर और बीए की साइज तो बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, लेकिन उनपे चार्ज भी तो +2 और +2 है। तो ये +2 साइज ये +2 चार्ज उनकी साइज छोटी कर देता है, इतनी छोटी कर देता है कि वो सुपर ऑक्साइड में ना जाते हुए पर ऑक्साइड तक अपनी लैटिस एनर्जी को कंपनसेट करवा देते हैं आराम से। बात क्लियर है बेटा? वापस बताऊं? पूछ सकता है तू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट हो तो पूछ ले, है ना? चल भैया, किसी और को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, अभी भी रुका हुआ हूं मैं इसी पेज पे। आगे बढ़ जाएं। सेकंड ग्रुप प्लीज रिपीट। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट में नाम भूल गया। ईरा ने पूछा आई थी। ठीक। ईरा जी, आपको ये बात समझ में, देखे, साइज जिसकी जितनी छोटी होगी वो उतना ही दूर तक जाता है क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। सही बात है कि नहीं? तो अगर मैं बोलूं O2 O-2 तक क्यों जा पा रहा है? क्योंकि सर उसकी साइज छोटी है और उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। सही बात है कि नहीं? है ना? तो अगर मैं पूछूं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में साइज किसकी छोटी है? फर्स्ट और सेकंड में साइज किसकी छोटी है? सेकंड की साइज छोटी है। साइज छोटी है इसलिए मैंने ग्रेटर का साइन लगाया है ना। साइज छोटी है, साइज छोटी है तो सेकंड वालों को लैटिस एनर्जी के कंपेयर में एडवांटेज ज्यादा होगा। सही बात है कि नहीं? साइज छोटी है तो सेकंड वालों को लैटिस एनर्जी के कंपेयर में एडवांटेज ज्यादा होगा, है ना? तो देखिए, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम सबसे छोटा होने की वजह से वो पहुंच रहा था O2 से O-2, क्योंकि लिथियम सबसे छोटा था, साइज सबसे छोटी थी, तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा थी। सोडियम पहुंच रहा था परऑक्साइड तक क्योंकि उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी थी, थोड़ी सी बड़ी थी, तो उसकी लैटिस एनर्जी थोड़ी सी कम थी, इसलिए वो कहां तक अपना सफर तय कर पाया? सुपर ऑक्साइड तक। लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की साइज तो क्या है? बहुत बड़ी है। तो इसकी वजह से इसकी लैटिस एनर्जी बहुत कम है, इसकी वजह से वो क्या बना रहा है? सुपर ऑक्साइड। ये बात क्लियर है? लेकिन अपन जानते हैं कि सेकंड वाले ग्रुप के एलिमेंट की साइज फर्स्ट वाले ग्रुप के एलिमेंट की साइज के कंपेयर में कम होती है। तो अगर मैं बोलूं तो सेकंड वालों के पास एक लैटिस एनर्जी का तो पहले से ही एक एडवांटेज है। अरे ये तो है ही छोटे, पहले से ही छोटे हैं फर्स्ट के कंपेयर में। तो फर्स्ट के कंपेयर में क्योंकि ये पहले से ही छोटे हैं, फर्स्ट के कंपेयर में क्योंकि ये पहले से ही छोटे हैं, तो इसके जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है उनकी साइज इतनी छोटी होती है कि उनकी लैटिस एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो O2 को O-2 में कन्वर्ट कर पाए। मतलब फर्स्ट ग्रुप में जो काम सिर्फ लिथियम कर पा रहा था +1 में, सेकंड ग्रुप में वो काम बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों कर पा रहे हैं क्योंकि इन पे चार्ज +2 का है। तो इनकी साइज नेचुरली छोटी हो गई, इतनी छोटी हो गई कि उनकी लैटिस एनर्जी इतनी सफिशिएंट थी कि वो O2 से O-2 चल जाए। क्लियर बात? सेम हुआ बाकियों के लिए। फर्स्ट में, एक मिनट, ये है ना, फर्स्ट में सुपर ऑक्साइड कौन बना पा रहा था? सोडियम प्लस। उसकी साइज इतनी थी या फिर उसकी लैटिस एनर्जी इतनी सफिशिएंट थी कि वो, उसकी लैटिस एनर्जी इतनी सफिशिएंट थी कि वो सुपर ऑक्साइड तक, पर ऑक्साइड तक चल जाए। उसकी साइज इतनी थी या उसकी लैटिस एनर्जी इतनी उसकी साइज इतनी कम थी या उसकी लैटिस एनर्जी इतनी सफिशिएंट थी कि वो सुपर ऑक्साइड तक जा सकता था। यही सोडियम के मैच का कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम होता है सेकंड ग्रुप में। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर चार्ज +2 है।
+2 होने की वजह से इनकी साइज आप इस तरीके से समझ लो, इनकी साइज लगभग सोडियम प्लस के बराबर हो जाती है। समझ में आया? जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम की साइज लगभग लिथियम प्लस के बराबर हो जाती है, इसी तरीके से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की साइज लगभग सोडियम के बराबर हो जाती है। तो सोडियम कहां तक पहुंच पा रहा था भैया? सोडियम कहां तक पहुंच पा रहा था? परऑक्साइड तक। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम भी कहां तक पहुंच पा रहे हैं? परऑक्साइड तक। बाकी पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तो साइज में सबसे बड़े थे। क्यों? चार्ज +1 था। तो +2 होते हुए सेकंड ग्रुप में कोई एलिमेंट ही नहीं है जो इनकी साइज तक का हो, क्योंकि इनकी साइज तक का कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इतनी कम लैटिस एनर्जी सेकंड ग्रुप में किसी की है ही नहीं, तो सुपर ऑक्साइड इसलिए कोई बनाता ही। हीरा जी वापस पक्का ना? स्टिल कोई प्रॉब्लम हो आप मैसेज या फोन कर लीजिएगा, है ना? चलिए, क्या बता रहे थे मैं? हाँ, अब अपन बात करेंगे भैया वाटर की। रिएक्शन विद H2। सो देखिए, जब आप एल्कली मेटल की रिएक्शन करवाते हो वाटर से, तो ये बनता है MOH प्लस H2 गैस रिलीज होती है। मजा नहीं आया? ऐसे करते हैं। जब आप मेटल की रिएक्शन करवाते हो वाटर से, तो ये बनाता है MOH प्लस H2 गैस रिलीज होती है। जब आप मेटल की रिएक्शन करते हो वाटर से, तो सेकंड वाले बनाते हैं MOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस लिबरेट होती है। रिएक्शन जो है ये हाईली विगरस रिएक्शन है भैया, हाईली विगरस रिएक्शन है। क्यों है हाईली विगरस रिएक्शन? तो देखिए, इसमें बेसिकली अपन दो चीज देखते हैं। पहली अपन देखते हैं थर्मोडायनेमिक एनर्जी या थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी। दूसरी अपन इसमें देखते हैं काइनेटिक रिएक्टिविटी। काइनेटिक रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कितना जल्दी रिएक्ट कर रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड होती है आयनाइजेशन पे। कौन कितना जल्दी आयनाइज हो रहा है। आयनाइजेशन मतलब कौन कितना आसानी से और कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी डिपेंड होती है एनर्जी रिलीज पे, नेट एनर्जी, नेट रिलीज एनर्जी पे। ठीक है? थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी डिपेंड होती है नेट रिलीज एनर्जी पे, काइनेटिक रिएक्टिविटी डिपेंड होती है रेट ऑफ रिएक्शन पे। पहले मैं बात करता हूं काइनेटिक की। तो सपोज अगर मैं बात करूं ली ना की रब से, भैया जो मेटल जितनी आसानी से आयनाइज हो जाएगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से सबसे आसानी से आयनाइज कौन हो जाएगा? पहले मैं बात कर रहा हूं काइनेटिक रिएक्टिविटी की। सबसे आसानी से आयनाइज सर वो हो जाएगा जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। कौन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा? सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज वो कर देगा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके ऊपर सबसे कम है। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किस पे होगा? तो जिसकी साइज सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी साइज किसकी है? सीजियम की। कोई दिक्कत? सबसे बड़ी साइज किसकी है? सीजियम की। कोई दिक्कत? तो ये तो काइनेटिक रिएक्टिविटी के टर्म में बात हो गई। ये तो काइनेटिक रिएक्टिविटी के टर्म्स में बात हो गई। जब आप बात करोगे थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी की, तो थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी में ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। पहला
हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी। पहला डिपेंड करता है हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरा डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हाइड्रेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो होता क्या है भैया, आपकी जो थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी है, आपकी जो थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी है वो इन दोनों के सम पे डिपेंड करती है। और जब आप फर्स्ट ग्रुप में जाते हो, जब आप फर्स्ट ग्रुप में जाते हो तो इन सब के केस में, सोडियम से सीजियम के केस में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, क्योंकि इनको आयनाइज करवाना आसान है, क्योंकि इनकी साइज बड़ी है, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा डोमिनेटिंग होती है या लेटिस एनर्जी कम डोमिनेटिंग होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम के केस में लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगी, और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। तो अगर मैं थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी के कंपेयर में गया, तो थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी में जो ऑर्डर होता है वो कुछ ऐसा होता है, लिथियम की थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, बाकी तो नॉर्मल कंपैरिजन चलता है। इतनी बात समझ में आई क्या? यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यहाँ सॉरी, लैटिस एनर्जी की जगह मैंने गलती से लिख दिया हाइड्रेशन एनर्जी करना। ये सोडियम से सीजियम वालों की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है क्योंकि साइज बड़ी होती है, ठीक ठाक। लेकिन लिथियम के कंपेयर में लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, यानी कि पानी को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। खैर, जो याद रखने वाली बात है आपको, वो ये याद रखने वाली बातें हैं कि लिथियम की रिएक्शन मतलब अपने को ध्यान रखनी है तीन से। एक होता है अमोनिया गैस, गैस बोला है लिक्विड नहीं, लिक्विड के लिए अलग से पढ़ेंगे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। एक होता है C2H5OH और एक होता है C2H2। इन तीनों के साथ रिएक्शन करवाने पे H2 गैस लिबरेट होती है। एल्कली ग्रुप की जब आप इन तीनों से रिएक्शन करवाओगे तो H2 गैस लिबरेट होगी। लेकिन लिथियम क्यों स्पेशली लिखा है? क्योंकि जब आप लिथियम की रिएक्शन C2H2 से करवाते हो तो कुछ प्रोडक्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि लिथियम होता है साइज में छोटा, साइज में छोटा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी ज्यादा। लेकिन लिथियम अमोनिया के साथ रिएक्ट करके देता है Li2NH, सॉरी, इसे बोलते हैं इमाइड, इसे बोलते हैं इमाइड। एक लौता ऐसा कंपाउंड है जो NH3 के साथ रिएक्ट करके इमाइड देता है। बाकी कोई भी एलिमेंट ले लीजिए वो अमाइड देते हैं, सोडियम एंड रेस्ट। ये एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो इमाइड देता है, बाकी सारे एलिमेंट अमाइड देते हैं। लिथियम C2H2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करता, यानी कि कोई एसिटाइलडिहाइड नहीं बनाता, लेकिन बाकी सारे बनाते हैं। सोडियम जैसे C2H2 के साथ रिएक्ट करके सोडियम एसिटाइलडिहाइड बनाएगा एंड रेस्ट। इतनी बात समझ में आई क्या? सोडियम एंड रेस्ट C2H2 के साथ रिएक्ट करके एसिटाइलडिहाइड बनाते हैं। लिथियम C2H2 के साथ रिएक्ट करके एसिटाइलडिहाइड नहीं बनाता क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। लिथियम NH3 के साथ रिएक्ट करके इमाइड बनाता है, बाकी सारे NH3 के साथ रिएक्ट करके अमाइड बनाते हैं। यहां तक बात में कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, खत्म है बस, है ना? अरे यार, अरे यार, अरे यार, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया?